गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के जो अपने महत्वपूर्ण 4 टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। सबसे पहला और नया टॉपिक अपना जो आया था यहाँ पे शब्द एवं पद। दूसरा टॉपिक जो प्रीवियस ही टॉपिक है, जो हमारी हिंदी व्याकरण की पूर्व की किताबों में भी है, वो है हमारा अनुस्वार एवं अनुनासिक। इसके अगला टॉपिक था उपसर्ग एवं प्रत्यय। अगला यहाँ पे लिख दिया उपसर्ग एवं प्रत्यय। ये सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। हिंदी व्याकरण का ये हमारा पाठ्यक्रम का जो हिस्सा है ये पूर्ण हो चुका है। उपसर्ग एवं प्रत्यय के बाद हमने अभी जो कल जिस महत्वपूर्ण विषय को विराम दिया था वो था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और अंतिम जो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में इसी साल शामिल किया गया है, 9th के पाठ्यक्रम में पहले था संधि और विराम चिन्ह, लेकिन इस बार सीबीएसई ने नया टॉपिक जोड़ दिया है और वो टॉपिक है आपका शब्द विचार। शब्द विचार में कौन कौन से शब्द हैं जो मैंने आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड में आपके सामने उपस्थित किए हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले हैं। फिर समानार्थी शब्द जिसे हम पर्यायवाची की संज्ञा भी देते हैं, और विपरीतार्थक जिन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं। लेकिन इन शब्दों तक हम कब पहुंचेंगे? जब हम पूर्ण शब्द या शब्दकोश पर विचार करेंगे। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है शब्द विचार। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपके समक्ष वो महत्वपूर्ण शीर्षक उपस्थित किए जिनका हमने पूर्व अध्ययन कर लिया, और ये हमारे सिलेबस में कुछ नवीन शीर्षक भी जोड़े गए हैं जिनका जो प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और हर एक जो है 2-2 या 3-3 अंक का है, तो हमारे लिए लगभग 16 नंबर की जो ग्रामर है वो हमें इन महत्वपूर्ण शीर्षकों से ही तैयार करनी है। बात आती है शब्द विचार की। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नाम से ही पता चलते हैं, जो सुनने में तो समान है, श्रुति सम सुनने में समान है लेकिन भिन्न अर्थक, लेकिन जो अलग अलग अर्थ देते हैं। इसी तरह से समानार्थी ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, और विपरीतार्थी ऐसे शब्द जो अपने बिल्कुल विपरीत अर्थ देते हैं। इन शब्दों का अध्ययन करने से पूर्व हमें शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। हम हमारी बोलचाल की महत्वपूर्ण भाषा जिसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है उसे अपनाते हैं, वो है हिंदी। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है, यानी देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा के अंदर कुछ ऐसे चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जो वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, और जिन्हीं के माध्यम से हमारे शब्दों का निर्माण हुआ, और इन्हीं शब्दों को पदों के रूप में हम वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं, और यही वाक्य हमारे भाव या विचार की आदान प्रदान का स्रोत या माध्यम बनते हैं। और जब ये आदान प्रदान इन वाक्यों के माध्यम से होता है तो हमारी जो भाषा है वो निखर कर सामने आती है। वही बात जो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, यानी भाषा का निर्माण शब्दों से, और शब्द जो है उन्हें जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तो वो कहलाते हैं पद, और इन पदों का निर्माण वर्णों से। और वर्ण क्या है? भाषा की मूल इकाई, स्वतंत्र इकाई मानी जाती है। ठीक है। अब जब हम इन शब्दों का अध्ययन करते हैं तो ये शब्द जो है हमारी भाषा में कैसे शामिल हुए? माना जाता है कि हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है, हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है, यानी हिंदी भाषा की जो वोकैबुलरी है वो सबसे ज्यादा समृद्ध है। और समृद्ध होने का क्या कारण है? हमने पूर्व में भी अध्ययन किया कि हमारी भाषा में न केवल हिंदी बल्कि हिंदी की या अन्य समस्त भाषाओं की जननी भाषा संस्कृत के भी शब्द शामिल किए गए हैं। स्थानीय बोली और भाषा के शब्द भी जिन्हें देशज कहा जाता है वो भी शामिल है, और कई ऐसे शब्द भी शामिल है जो विदेशी भाषा से हमारी भाषा में शामिल किए गए हैं। यदि हम इन शब्दों का हमारी भाषा में प्रयोग न करें तो हमारी भाषा हमें थोड़ी सी अधूरी जान सकती है। तो हिंदी भाषा का शब्दकोश समृद्ध एवं विस्तृत इसलिए है क्योंकि जो अलग अलग भाषाएं हैं उन सारी अलग अलग भाषाओं के शब्दों को हमारे इस शब्दकोश में संचित किया गया है।
तो ये शब्द आए कहाँ से? तो शब्द सबसे पहले हमने यहाँ पे अध्ययन किया कि शब्द होते क्या है। शब्द वर्णों का, दो या एक से अधिक वर्णों का सार्थक, क्रमबद्ध, व्यवस्थित मेल ही क्या कहलाता है? व्यवस्थित मेल ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। व्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नवक। नवक क्या शब्द हुआ? मैंने यहाँ कहा क्रमबद्ध, यानी वर्णों का तो समूह होना चाहिए, लेकिन क्रम उसका तरीके से बंधा हुआ होना आवश्यक है। इसको हम पलट करके देखते हैं। ये शब्द बनता है प व न, प व न, यानी यहाँ पर ये अपनी सार्थकता रखता है। तो वर्णों का तो मेल है, लेकिन वर्णों का भी क्रमबद्ध और व्यवस्थित मेल। जब क्रमबद्ध और व्यवस्थित मेल होगा तभी वो अपना कोई ना कोई अर्थ हमारे समक्ष उपस्थित करेगा, तभी हम उसे क्या संज्ञा देंगे? शब्द की संज्ञा देंगे। तो शब्द क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक, क्रमबद्ध, व्यवस्थित मेल ही या समूह ही शब्द कहलाता है। और इन शब्दों के माध्यम से ही हमारी हिंदी भाषा का शब्दकोश वो विस्तृत और समृद्ध जान पड़ता है। अब इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये जो शब्द है वो हमारी भाषा में कहाँ से आए? तो इस शब्द का वर्गीकरण कैसे किया गया, इन शब्दों को हमारी भाषा में कैसे शामिल किया गया, इसके लिए हमें शब्दों के वर्गीकरण पर ध्यान देना आवश्यक है। शब्दों के वर्गीकरण के कई आधार हैं। अब वो आधार कौन से हैं, मैं आपके सम्मुख में उपस्थित कर रही हूँ। शब्द के वर्गीकरण का पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। दूसरा आधार है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर ही शब्दों के भेद किए गए हैं। और अगला आधार है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को अलग अलग भेदों में बांटा गया है। और यहाँ पर अंतिम जो आ जाता है वो कहलाएगा अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेदों का ज्ञान करना हमें आवश्यक है। ये चार वर्गीकरण के आधार हैं। ये चारों आधार आपके समक्ष में उपस्थित किए गए हैं। सबसे पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति का क्या अर्थ है? उत्पत्ति यानी उत्पन्न होना, यानी शब्द किन भाषाओं से उत्पन्न हुए थे, जो ये हमारी हिंदी भाषा में आज शामिल किए गए हैं, यानी इनका स्रोत क्या है। अगर यहाँ पर दे दिया जाए स्रोत के आधार पर तो वो भी गलत नहीं होगा। यानी हमारी भाषा, हिंदी भाषा के शब्दों का जो मेन सोर्स है, जो स्रोत है, वो क्या है। तो अब यहाँ उत्पत्ति के आधार पर भी इसको हमने चार हिस्सों में बांटा है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके चार हिस्से किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। सबसे पहला आता है तत्सम शब्द, दूसरा आता है तद्भव शब्द, तीसरा आता है देशज शब्द और अंतिम आ जाता है विदेशी शब्द, जिन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है, विदेशी या आगत। और एक नया भेद और इसमें जोड़ा गया है, जिन्हें हम संकर शब्दों के नाम से जानते हैं। यहाँ पांचवा भेद और जोड़ दिया गया है, वो संकर शब्द कहलाते हैं। यहाँ हमने इसका पूर्ण वर्गीकरण आपके सामने उपस्थित किया है। कहते हैं शब्द का वर्गीकरण, यानी ये शब्द जो है हमारी हिंदी भाषा में कहाँ से आए। तो शब्दों का वर्गीकरण करने के चार आधार हैं। सबसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और अंतिम है अर्थ के आधार पर। यहाँ उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेदों को चार हिस्सों में बांटा गया, लेकिन एक पांचवा इसका भेद भी जोड़ लिया गया। वो क्या है देखो, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब बात आती है रचना या बनावट के आधार पर, तो आपने इनके बारे में भी अपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ रखा है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद किए गए हैं। सबसे पहला आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है यौगिक शब्द और अंतिम आता है यहाँ पर योग रूढ़ शब्द। देखिए बेटा, हमारे सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द विचार, और शब्द विचार में कौन से शब्दों का अध्ययन
श्रुतिसम भिन्नार्थक, समानार्थी और विपरीतार्थक। लेकिन शब्द विचार जो शब्द दिया गया है यहाँ पर, उसका भी गहन अध्ययन करना हमें आवश्यक है, क्योंकि इस विचार के बाद ही हम उन महत्वपूर्ण विषयों तक पहुंच पाएंगे। अतः हमें शब्द का वर्गीकरण का जो अलग अलग आधार है, उन आधारों पर भी शब्दों के भेदों का अध्ययन करना आवश्यक है। यहाँ आपने बता दिया रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद आते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगला आधार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग किया गया हिंदी व्याकरण में शब्दों का, और इन शब्दों में प्रयोग के साथ साथ कहाँ कहाँ नवीनता लाने के लिए इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जहाँ शब्दों में बदलाव आता है और जहाँ शब्दों में बदलाव नहीं आता है, इस आधार पर भी शब्द के 2 भेद कर दिए गए। यानी प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद हो गए। एक जिनमें परिवर्तन आता है वो कहलाते हैं विकारी शब्द, और एक जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। समझ आया कि हम क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण के अनुसार जब हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कई बार इन शब्दों में कई तरह से, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, इन आधारों पर कई बार बदलाव किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो जहां जिन शब्दों में परिवर्तन आता है वो होते हैं विकारी, और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता वो कहलाते हैं अविकारी। ये हमारा विषय यहीं तक खत्म नहीं होता। विकारी शब्द में कौन कौन से शामिल है जिनमें विकार आता है? तो विकारी को भी आगे उपभेदों में बांट दिया गया है। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी में आते हैं, विकारी को भी आगे उपभेदों में बांट दिया। विकारी में कौन कौन से शब्द शामिल है? तो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द। इनमें तो विकार आता है, यानी परिवर्तन आता है। और अविकारी में कौन कौन से शब्द शामिल है? तो अविकारी जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, इन आधारों पर कोई बदलाव नहीं आता, उन शब्दों को भी अलग अलग वर्गों में या उपभेदों में बांट दिया गया। सबसे पहला आता है इसमें क्रिया विशेषण। सबसे पहला इसका भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण। अगला आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। इसके अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक। इसके नेक्स्ट आ जाएगा, इसके अगले इस क्रम में आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और लास्ट आता है निपात। लास्ट आ जाता है निपात। यानी विकारी में 4 है और अविकारी में 5 है। इन शब्दों का हमें यहाँ अध्ययन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। इनका अध्ययन करके, यानी शब्दों के इतने आधारों का विचार करने के पश्चात अगला इसका आधार आता है अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर भी शब्द के कई भेद किए गए हैं। इनमें पहला आता है एकार्थक शब्द, दूसरा आता है अनेकार्थक शब्द, तीसरा आता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अगला आ जाता है समानार्थी शब्द। इसके नेक्स्ट आता है विपरीतार्थिक शब्द। समानार्थी शब्द और अगला आता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थी शब्द। अब ये देखिए यहाँ इनका ये पूरा वर्गीकरण जो है शब्द विचार का आपके समक्ष उपस्थित किया गया है। तो यहाँ तक बताई गई बात मेरे बच्चों तक अच्छे से प्रेक्षित हो गई है। आप लोगों को यहाँ तक ये शब्द विचार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और शब्दों के वर्गीकरण के आधारों के द्वारा शब्द के मूल रूप से कौन कौन से भेद हैं वो यहाँ पर आपको पता चल गई है। दोबारा से इन बातों का दोहरान करते हैं कि हिंदी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों के कारण ही हिंदी का शब्दकोश बहुत विस्तृत एवं विशाल है। इन विस्तृत एवं विशाल शब्दों के कारण ही हमारी जो हिंदी भाषा है वो बहुत समृद्ध हो गई है। जी बेटा, यहाँ हमारे दोबारा से इसका दोहरान कर रही हूँ बेटा कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द को 4-5 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, जिन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है, और 5वां आता है यहाँ पे संकर शब्द। ठीक है, अब इनका अध्ययन करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं।
सबसे पहले इनका दोहरान कर लेते हैं। तत्सम वे शब्द है जो है संस्कृत भाषा के और अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं, वो कहलाते हैं तत्सम। जैसे दुग्ध, आम्र, पत्र, मंजरी, दधी, टिक, ग्राम। अब इन्हीं शब्दों को थोड़ा सा रूप बदलकर हमारी हिंदी भाषा में शामिल किया गया, वो कहलाए तत्भव। तद यानी उसी में से, भव यानी उत्पन्न हुए, ठीक है, वो कहलाए तद्भव। दुग्ध का बन गया यहाँ पे दूध, आम्र आम, पत्र पत्ता, मंजरी कोपले। कोपले यानी ऐसा फूल या पुष्प का अग्रभाग जो होता है वो कोपले कहलाता है। हाँ जी,